everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन एंड टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर इसाक न्यूटन ने ही इसे इन्वेंट करा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहा गया? इन्होंने देखिए दो ऑब्जेक्ट को लेकर चले, कोई भी दो बॉडी को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा उन्होंने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जैसा उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा और ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ग्रेविटी फोर्स भी होता है लेकिन उसमें एक अर्थ होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल हम हर बार इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ग्रेविटी को भी आप ग्रेविटेशनल बोल सकते हैं, लेकिन पंगा ये आ जाता है कि हर ग्रेविटी फोर्स को आप ग्रेविटेशनल नहीं बोल सकते। ओके, तो हर बार हम इसलिए ग्रेविटेशनल बोल देते हैं क्योंकि हर फोर्स को हम ग्रेविटेशनल बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन के अंडर में आती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है। जब उन्होंने पढ़ा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और वो अट्रैक्शन फोर्स एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर आपको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे? कोई वैल्यू तो होगी। तो उस वैल्यू को मेजर करने के लिए सर इसाक न्यूटन ने ये हमारे को लॉ दिया, जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। इस बॉडी का मास है m1, इसका मास है m2। मास मतलब समझ गया ना? मास की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मास की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। ओके, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। ओके, सो हमने कहा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो जी बिल्कुल इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, इनके बीच में एफ अट्रैक्शन फोर्स है। बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला, उन्होंने बोला द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन दीस टू बॉडी इज ऑलवेज directly proportional to the product of mass of these two bodies. Okay, so first point is the force of attraction is directly proportional to the product of masses of both object। यानी कि जो दोनों बॉडी का मास होगा उन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी ना, उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बोथ बॉडीज। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो बॉडी जितनी ज्यादा हैवी होंगी उनके बीच में फोर्स उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना ज्यादा हैवी होगी उतना ज्यादा मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। यानी कि अगर कोई दो हैवी पर्सन है, बात समझ गए, दो मोटे मोटे बंदे बिठा दो तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होगा। और दो हल्के हल्के बंदे बिठा दो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का मास कम है मास, लेकिन हैवी बंदों का मास बहुत ज्यादा है, मोटे बंदों का उनका मास ज्यादा है, तो इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ओके, तो जितना मास ज्यादा होगा बॉडी का, उतना बॉडी का बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ज्यादा होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वी गॉट दिस स्टेटमेंट दैट F is directly proportional m1 m2। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट।
Second statement is the force of attraction between two body is inversely proportional to the square of distance between their center, यानी कि उन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, मान लो डिस्टेंस क्या है r है, तो इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। अब मतलब समझिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ना अपोजिट इफेक्ट आता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सेम इफेक्ट आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सेम इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, मास घटाओगे फोर्स घटेगा। अब मैं बात करता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस घटाऊंगा फोर्स बढ़ जाएगा, उल्टा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, अगर दूसरी घट रही है तो पहली बढ़ेगी, उल्टा इफेक्ट आएगा इनवर्सली में। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सेम इफेक्ट आता है। ओके, तो अभी इस लाइन की जो स्टेटमेंट आएगी आपके पास वो ये आ जाएगी, आपके पास क्या आएगी, F इज इक्वल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है ना तो हम कोई भी चीज अपॉन में लेते हैं, तो ये आपके पास सेकंड लाइन आ गई। अब जब आप इन सेकंड इक्वेशन को और इस फर्स्ट इक्वेशन को जब सबमर्ज करोगे तो आपके पास आएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। तो ये आपके पास एक और स्टेटमेंट आ गई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। ओके, अब क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना जाएगा एक कांस्टेंट आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा फिजिक्स में, जब भी आप कोई कांस्टेंट साइन हटाते हो ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। अब यहां पर अगर मैंने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आया कैपिटल G। ओके, ये कैपिटल G एक कांस्टेंट आ गया है। तो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि कोई भी दो बॉडी के बीच में अगर आपको कभी फोर्स निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। Here F is the gravitational force between two bodies. Here G is the constant. Which constant? Gravitational constant. इस G को क्या बोलोगे, gravitational constant. M1 M2 are the masses. R is the distance between their center. Okay, distance between their center. अगर आप यहाँ से डिस्टेंस लेते हो ना तो ये नहीं मानी जाएगी, डिस्टेंस यहाँ से मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। ओके, so R is the distance between their center, M1 M2 are the masses, and capital G is the gravitational constant, and that is the formula which helps to find out the value of gravitational force. Okay, so यहाँ पर जो capital G है constant, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G की एक वैल्यू होती है 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी एक वैल्यू है जो हमें यहाँ पे हमेशा पुट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, भले आप किसी भी जगह पर चले जाए। ओके, तो ये जो F है, ये F क्या है, फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, इस कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और M1 M2 क्या है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी। R is the distance between their center, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G which we have to use to find out the numericals, to find out the force which is the acting between these two bodies. Okay, so this is the value.